अनूप अपनी बूढ़ी माँ के साथ माधव नगर गाँव में रहा करता था। अनूप की पढ़ाई पूरी हो गई थी और वो नौकरी की तलाश में था। बहुत जल्द उसे अंडा बिरयानी की दुकान पर काम मिल जाता है। अरे देख क्या रहा है, जल्दी जल्दी सारे बर्तन मांज और उसके बाद रोड को भी साफ कर दे। यह लोग अंडा बिरयानी खाकर जहाँ मर्जी पत्तल फेंक कर चले जाते हैं। सेठ जी, बस अभी मैं ये बर्तन मांज कर सड़क साफ कर देता हूँ। बेचारा अनूप बहुत लगन से काम किया करता था, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वो 10,000 से ज्यादा नहीं कमा पाता था। अनूप थका हारा घर जाता है तो उसकी माँ ने कहा, आ गया अनूप बेटा, चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ माँ, मैं जानता हूँ मेरी वजह से आपने भी खाना नहीं खाया होगा, इसलिए हम साथ बैठकर खाते हैं। अकेले खाना गले से उतरता नहीं, एक बार मेरी बहू को आ जाने दे इस घर में, उसके बाद हम दोनों सास बहू तेरे आने से पहले ही खाना खा लिया करेंगे। कैसी बात करती हो माँ, एक 10,000 महीना कमाने वाले से कौन शादी करेगा? आजकल सब लड़कियाँ समझदार होती हैं, उन्हें ऐसा लड़का चाहिए जो उनकी जिम्मेदारी संभाल सके। 10,000 की तनख्वाह में मेरी पत्नी मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ बन जाएगी। जैसे ही अनूप की माँ ये बात सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। ऐसा मत बोल बेटा, हर गरीब के दिन बदलते हैं, तेरे भी बदलेंगे, क्या पता बहू इस घर में किस्मत लेकर आ जाए। इसके बाद में अनूप हाथ मुंह धोकर खाना खाता है और दोनों माँ बेटी खाना खा लेते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अनूप की शादी मीना नाम की लड़की से हो जाती है। मीना, मैं काम पर जा रहा हूँ, माँ का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है जी। भाभी चिकन देकर गई थी तो मैंने बनाया है, आप ये साथ ले जाइए, इसे खा लेना। वही तो मैं कहूँ कि हमारे घर में चिकन के पैसे कहाँ से आए। अनूप अब काम पर निकल जाता है और बहुत सारा काम करता है। कुछ दिनों में मीना का जन्मदिन था। वो कुछ एडवांस पैसे लेने की सोचता है और सेठ से बात करता है, लेकिन सेठ ने उसे बोला, एडवांस पैसे? मैं तो तुझे वैसे भी काम से निकालने की सोच रहा था। यहाँ अंडा बिरयानी इतनी ज्यादा बिकती नहीं है, इस गांव में इतनी भीड़ नहीं है कि यहाँ इस दुकान पर 2 लोगों की जरूरत हो। देख भाई, एडवांस नहीं, तू पूरी तनख्वाह रख, पर आज के बाद यहाँ मत आना। कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी आप? अगर आपको मुझे एडवांस नहीं देना है तो मत दीजिए, पर मुझे काम से मत निकालिए, और निकालने से कुछ दिन पहले तो बता दो। अब इतनी जल्दी मैं नया काम कहाँ से ढूंढूंगा? मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी पत्नी को बहुत आशाएं हैं मुझसे। तेरी पत्नी का ठेका नहीं लिया मैंने, तेरी बूढ़ी माँ और जवान पत्नी की जिम्मेदारी तेरी है, इसलिए निकल यहाँ से। अब अनूप बहुत परेशान हो जाता है। वो बिना नौकरी के अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा? जब वो घर आकर ये बात सबको बताता है तो सब लोग भी बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, दुख सुख तो जीवन में लगे ही रहते हैं। अब अनूप बहुत उदास रहने लगा था। धीरे धीरे उनके घर का राशन भी खत्म हो गया था। एक दिन उसकी माँ को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। वो उसे ट्रेन में बैठाने के लिए स्टेशन जाता है और अपनी माँ को बैठाने के बाद में जब वो वापस घर की तरफ आ रहा था तो खुद से कहता है, कभी कभी तो जीवन की इतनी परेशानियों को देखकर मन करता है कि अपना जीवन ही खत्म कर लूं। लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ का क्या होगा, और मीना, उसका क्या होगा? अनूप ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसे रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे ठेले नजर आते हैं और तरह तरह का सामान वो ठेले बेच रहे थे। यहाँ इतने सारे ठेले हैं लेकिन कोई भी अंडा बिरयानी का ठेला नहीं है। बहुत दिनों से अंडा बिरयानी खाने का मन कर रहा था, घर जाकर बनाऊंगा और मीना को भी अपने हाथों से खिलाऊंगा। अब अनूप घर आता है और उसकी बाद भी मीना को खाना बनाने से मना कर देता है और खुद खाना बनाता है। वो अपने हाथों से अंडा बिरयानी बनाकर मीना को खिलाता है और पूछता है, मीना, कैसी लगी तुम्हें मेरे हाथों की अंडा बिरयानी? अरे पूछो मत जी, ये अंडा बिरयानी सच में बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 सितारा ढाबे या होटल से आई हो। तुम भी ना मेरी कितनी झूठी तारीफ करती हो। अगर मैं इतनी ही अच्छी अंडा बिरयानी बनाता था तो मेरा सेठ मुझे काम से थोड़ी निकालता।
जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद आपके नसीब में ही कुछ और लिखा हो। वैसे आप खुद ही अंडा बिरयानी का ठेला क्यों नहीं लगा लेते? कैसी बात कर रही हो? अंडा बिरयानी का ठेला लगाने के लिए पैसे चाहिए, वह कहाँ से आएंगे? और किसी के यहाँ नौकरी करने से ये फायदा होता है कि उसका काम चले ना चले, हमें तनख्वाह तो मिलती ही है, लेकिन अगर मैंने खुद का काम डाला और वो ना चला तो? आप ऐसे हार क्यों मान रहे हैं? पहले एक बार काम करके तो देखिए, वरना आज भी तो रुखी सुखी खा रहे हैं, आगे भी खा लेंगे। अनूप को मीरा की बात सही लगती है, जिसकी बात में वो गांव के जमींदार के पास जाता है और जब उसकी माँ घर पर नहीं थी तो बिना उससे पूछे घर के कागज गिरवी रख देता है और जमींदार से कुछ पैसे ले आता है और रेलवे स्टेशन पर अपने अंडे बिरयानी की ठेली के काम को शुरू करता है। अंडा बिरयानी खा लो, अंडा बिरयानी, गरम गरम अंडा बिरयानी। अनूप की बिरयानी खाने के लिए कोई नहीं आता। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं और जब उसकी माँ वापस आती है तो मीरा उसे सब बता देती है और माँ कहती है, अनूप पागल हो गया था क्या, जो तूने अपने घर को ही गिरवी रख दिया और ये अंडे बिरयानी का ठेला खोल लिया। तू जानता है ना, गरीबों के सर पर छत का क्या महत्व है। माँ जी, आप इन्हें कुछ मत कहिए, ये सुझाव मेरा था, मुझे नहीं पता था कि इनका काम बिल्कुल नहीं चलेगा। माँ बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं खूब मेहनत करूंगा और जिम्मेदारी से घर के कागज जल्दी छुड़वा लूंगा, और अगर कुछ दिन के बाद भी मेरा ठेला ना चला तो मैं ठेला बंद करके कहीं और नौकरी पर लग जाऊंगा। अनूप सारी बातें बताता है और थोड़ा निराश भी हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब अनूप रेलवे स्टेशन जाकर अपने अंडे बिरयानी के ठेले को खोलता है और अंडा बिरयानी बेचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आता है। मेरी अंडा बिरयानी तो तभी बिकेगी जब लोगों को उसका स्वाद पता चलेगा, क्यों ना मैं कोई स्कीम निकालूं। इसके बाद में अनूप कुछ और देर सोचता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अंडा बिरयानी ले लो, अंडा बिरयानी मात्र 30 रुपए प्लेट। आज के लिए प्लेट के दाम घटाकर 50 से 30 कर दिए हैं, खाओ गर्मा गर्म अंडा बिरयानी। अनूप ये बोलता है। उसके बाद उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है और उसकी अंडा बिरयानी की वो खूब तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे भाई, कहाँ छुपे थे आज तक? तुम्हारी अंडा बिरयानी का स्वाद तो बहुत अच्छा है। हाँ सच में भाई, तुम्हारी अंडा बिरयानी का स्वाद तो बड़ा ही मस्त है। अगर ऐसी अंडा बिरयानी मिले तो मैं तो रोज स्टेशन पर आऊंगा। धीरे धीरे उसका काम चल निकलता है और वो अच्छे खासी पैसे जमा कर लेता है और कुछ ही महीनों में वो अपने घर के कागजात भी जमींदार से छुड़वा लेता है और अब उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं रही थी। एक दिन वो अपना अंडा बिरयानी का ठेला लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। तभी उसे उसका सेठ मिलता है, जिसने उसे काम से निकाल दिया था। अनूप, ये क्या, तुमने अंडा बिरयानी का ठेला लगा लिया? ये चलता तो है ना? खूब मेहनत करता हूँ साहब, इतना तो चल जाता है कि अपनी माँ और बीवी को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। तुम सच में बहुत मेहनती थे। जब से तुमने मेरी दुकान पर काम छोड़ा, मेरी दुकान पर भीड़ ही खत्म हो गई और मुझे मेरा काम बंद करना पड़ा। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सेठ को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और अनूप उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे कहता है, सेठ जी अगर बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ, मेरे पास एक सुझाव है। बुरा मानने वाले क्या बात है? बताओ क्या सुझाव है? सेठ जी, हम रेलवे स्टेशन के पास ही कोई दुकान देखकर अंडा बिरयानी की दुकान डाल देते हैं, वह भी साझेदारी में। आधे पैसे आप मिलाना, आधे पैसे मैं मिलाऊंगा। इससे आपका काम भी चल जाएगा और मेरा भी। अरे ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। इस तरह तो मुझे फिर से रोजगार मिल जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छे हो अनूप। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और उसके बाद भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो। अच्छे बुरे की बात नहीं है साहब, ये तो सौदा है। अभी मैं ठेला चलाता हूँ, आपके साथ काम करके मैं दुकान चला पाऊंगा और हम साझेदारी से काम करेंगे तो ना आप मेरे नौकर होगे ना मैं आपका। सेठ हामी भर देता है और उसके बाद में दोनों पैसे मिलाकर रेलवे स्टेशन पर एक दुकान डालते हैं। दुकान का रिबन अनूप की माँ काटती है और आंखों में आंसू भरकर कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर संदेह किया। तुम सच में बहुत काबिल थे। तुमने बहुत अच्छा काम किया है रेलवे स्टेशन पर अंडा बिरयानी का ठेला डालकर। अब अनूप की माँ दुकान का रिबन काटती है
और दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं और अनूप और उसका सेठ मिलकर बहुत तरक्की करते हैं और पूरे गांव में बहुत सारे अंडा बिरयानी की ब्रांचेस भी डाल देते हैं। पूरे गांव वालों की भीड़ सुरेश पर पत्थर मार रही थी। सुरेश की पत्नी मोना सभी से हाथ जोड़ जोड़कर लगातार माफी मांग रही थी, पर गांव वाले शांत नहीं हो रहे थे। भीड़ से थोड़े ही दूर खड़ी हुई मोना की बहन पूजा ये सारा नजारा देखकर बेहद खुश हो रही थी और हंसते हुए अपने मन में बोलती है, आ गया ना उस पहाड़ के नीचे, मैंने बोला था ना मेरी बात मान लो, लेकिन नहीं, मेरे जीजा जी को तो अपनी ही चला दी थी। अब करवा लेना लोगों के सामने अपनी बेइज्जती। पूजा से पंगा लेने का यही नतीजा होता है। मैं जो चाहती हूँ उसे हासिल तो मैं करके ही रहूंगी। अब सारे गांव वालों की नजर में मेरे दीदी और जीजा जी का नाम इतना ज्यादा खराब हो जाएगा ना कि कोई भी उन पर थूकेगा तक नहीं, तो फिर फिश बिरयानी खाना तो बड़ी दूर की बात है। जैसे जैसे भीड़ शांत होती है और वहाँ से लोग चले जाते हैं, पर पत्थरबाजी से मोना और सुरेश दोनों को काफी चोट लग जाती है। तभी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए पूजा उन दोनों के पास आती है और बोलती है, अरे दीदी ये सब क्या हो गया? मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, पर कोई भी हमारी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं है। चलिए घर चलते हैं, मैं आपकी मलहम पट्टी कर देती हूँ। कितनी चोट लगी है आप दोनों को। इतना कहकर पूजा सुरेश और मोना को घर ले जाती है और वहाँ जाकर उनके जख्मों पर मलहम लगाती है। और पूजा कुछ वक्त पहले के बारे में सोचने लगती है। सुरेश और मोना का एक गांव में छोटा सा घर था। दोनों ही पति पत्नी बहुत ज्यादा ईमानदार किस्म के थे। उनके स्वभाव की वजह से सभी गांव वालों से पूजा और सुरेश की अच्छी बोलचाल थी। दोनों पति पत्नी को खाना बनाने का बहुत शौक था। सुरेश गांव की ही नदी से मछलियां पकड़ता था और फिश बिरयानी का ठेला लगाया करता। मोना भी अपने पति का फिश बिरयानी का ठेला लगाने में खूब हाथ बटाया करती। ऐसे ही एक दिन सुरेश की ठेली पर बैठा हुआ गांव का सरपंच धनीचंद बिरयानी खाते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा मोना और सुरेश, जितना स्वाद तुम दोनों के हाथों में है ना, इतना तो किसी के हाथों में भी नहीं है। मैं तो अपनी बीवी से भी कहता हूँ कि तुम जाकर सुरेश और मोना से फिश बिरयानी बनाना सीख लो। सच में एक बार खा लो तो मन करता है कि बस खाते जाओ और खाते ही जाओ, पर पेट का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। धन्यवाद जमींदार साहब, यह तो आप सभी गांव वालों का प्यार है जो हमारी फिश बिरयानी का काम ऐसे ही चला जा रहा है। अरे तुम लोगों की मेहनत भी है, सिर्फ हम गांव वालों का प्यार ही नहीं है, तुम्हारे हाथ का स्वाद भी है और दाम भी तुम्हारा अच्छा ही है। तो फिर क्यों ना खाएं फिश बिरयानी तुम्हारी। चलो एक प्लेट फिश बिरयानी पैक भी कर दो मेरी धर्म पत्नी के लिए। धनीचंद की बात सुनकर सुरेश एक प्लेट फिश बिरयानी पैक करके जमींदार को दे देता है। बिरयानी लेकर वो वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हर दिन के साथ साथ सुरेश और मोना की फिश बिरयानी और ज्यादा फेमस होती जा रही थी। उनके गांव से सटे हुए और भी गांव उनकी फिश बिरयानी का चर्चा सुनने लगे थे। ये सब कुछ देखते हुए एक दिन मोना अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, अब हमारी कमाई अच्छी होने लगी है। हम धीरे धीरे करके अपने घर की मरम्मत कर लेंगे, फिर ठेले से दुकान भी खरीद लेंगे ताकि लोगों को और भी ज्यादा सुख सुविधा दे सके। हाँ मोना, तुम सही कह रही हो। बस अब मैं धीरे धीरे यही सब कुछ करूँगा। सुरेश इतना बोल ही रहा था कि तभी उसके फोन पर पूजा का कॉल आता है। सुरेश फोन उठाता है, तभी सामने से पूजा बोलती है, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते पूजा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीजा जी। मैं कुछ दिनों के लिए आपकी और दीदी के पास रहने के लिए आ रही हूँ। कल शाम तक मैं आपके घर पर आ जाऊंगी। मेरे आने की तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आओ आओ, तुम्हारा इंतजार है। इतना कहकर सुरेश फोन रख देता है और पूजा के आने की बात मोना को बताता है। अपनी बहन के आने की खबर सुनकर मोना थोड़ा सा परेशान हो जाती है, पर वो सुरेश से कुछ नहीं कहती। अगले दिन शाम को मोना की बहन पूजा घर आती है और आते ही अपनी बहन के गले लगकर बोलती है, कितने दिनों बाद मिल रही हूँ दीदी आपसे, कितना सुकून मिल रहा है आज आपसे मिलकर। सच में आपको तो मेरी याद ही नहीं आती, कभी खुद से बुलाती भी नहीं हो कि आज मिलने आ जा। ऐसी कोई भी बात नहीं है पूजा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। ऐसे ही सभी लोग बैठकर बातों के साथ साथ चाय नाश्ता करते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। क्योंकि पूजा एक लालची और कपटी स्वभाव की औरत थी, इस वजह से अपने जीजा और दीदी की फिश बिरयानी के ठेले से होती हुई कमाई देखकर उसके मन में लालच जागने लगता है। और एक शाम जब पूजा मोना और सुरेश को अपनी दिन भर की कमाई गिनते हुए देखती है तो वो मन में सोचती है,
मेरे जीजा जी तो बहुत पैसे कमाते हैं, क्यों ना मैं अपने जीजा जी को अपने चंगुल में फंसा लूं। फिर उसके बाद मेरे जीजा जी अपनी सारी कमाई मेरे हाथ में दे देंगे और अपनी बहन को मैं अपनी जिंदगी से लात मारकर निकाल दूंगी। पर मेरे जीजा जी को फंसाना इतना भी आसान नहीं है, पर कोशिश तो की जा सकती है ना। आखिर किसको पैसा प्यारा नहीं होता। पैसे को पाने के लिए पूजा कुछ भी करेगी। अपनी घटिया इरादों और नापाक सोच के साथ पूजा अगले दिन से सुरेश पर डोरे डालना शुरू कर देती है। वो जानबूझकर सुरेश के आगे बन सवर कर घुमा करती और ठेले पर उसकी मदद के इरादे से अनचाही तरीके से उसे छूने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन मोना की तबीयत खराब होती है और सुरेश पूजा के साथ ठेले पर जाता है, जहाँ पूजा सुरेश का हाथ पकड़कर उसे बोलती है, जीजा जी मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और अब से नहीं, जब से दीदी से आपकी शादी हुई है ना तब से पसंद करती हूँ। वो तो मैं दीदी से छोटी थी, इसलिए घर वालों ने मेरी शादी आपसे नहीं करवाई। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं दीदी की जगह खुद मंडप पर बैठ जाती, पर अभी भी देर नहीं हुई है। आप मुझे अपना लीजिए ना, मैं आपको वो सारा सुख दूंगी जो मेरी दीदी आपको देती है। बस एक बार मेरे प्यार को और मुझे अपना कर तो देखिए। पूजा की बात सुनकर सुरेश को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो पूजा को खुद से पीछे धक्का देता है और बोलता है, पागल हुई हो क्या पूजा, ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की नजर से देखा है। तुम्हारे इरादे को तो मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन आज तुमने अपने मुंह से भी सच बोल दिया। दोबारा अगर अपनी घटिया जुबान पर यह बात तुम लेकर आई ना तो मैं सारी सच्चाई तुम्हारी दीदी को बता दूंगा। सुरेश की बात सुनकर पूजा चुप हो जाती है और शाम को पूजा अपने आप से बोलती है, मेरे जीजा जी तो मेरे बस में आएंगे ही नहीं। ये वाला प्लान तो फेल हो गया, लेकिन मैं पैसा अपने हाथों से जाने भी नहीं दूंगी। जमा जमाया काम, जमे जमाए लोग। ये पैसा तो मुझे अपने हाथों में लेना ही है, फिर चाहे मुझे अपनी दीदी और जीजा जी दोनों को ही रास्ते से हटाकर खुद ही अपना नाम क्यों न लगाना पड़े। पर मैं अभी पीछे नहीं हटूंगी। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वाले इन दोनों को इस गांव से बेदखल कर दें। इतना कहकर पूजा अपनी दीदी और जीजा का फिश बिरयानी का काम ठप करवाने के लिए अपने किसी जानकार की मदद से एक खास किस्म का जहर मंगवाती है और हर दिन बिरयानी में मिलाने लगती है। धीरे धीरे उस जहर से गांव के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। जमींदार और उसकी पत्नी भी इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। जमींदार एक बड़े अच्छे अस्पताल में जाकर इलाज करवाता है तो उसे बीमारी की जहर के बारे में पता चलता है, जिसके बाद सारे गांव वालों में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि सुरेश और मोना दोनों सभी को जहरीले फिश बिरयानी परोस रहे हैं। जिसके बाद सभी लोग गुस्से में एकत्रित होकर सुरेश और मोना के ठेले पर पहुंचते हैं और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाकर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है ये जरूर किसी का षड्यंत्र है, और किसका है मैं ये भी जानती हूँ। बस मुझे अभी सारी गुत्थी को सुलझाना है ताकि मैं सभी गाँव वालों के सामने आपको और अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। मोना, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इतना कहकर सुरेश पूजा की हरकतों के बारे में मोना को सब कुछ सच सच बताता है। इसके बाद चीज और भी ज्यादा साफ होने लगती है। मोना अपनी बहन पूजा पर नजर रखने लगती है। सभी की नजरों में नाम बदनाम करने के बाद पूजा सुरेश और मोना की जगह पर फिश बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर देती है। एक दिन जब पूजा ठेले पर काम करती है तभी घर पर मोना उसके सामान की तलाशी करती है, जिसमें उसे वही जहर मिल जाता है जो वो फिश बिरयानी में मिलाया करती थी। उसे लेकर मोना जमींदार के यहाँ पहुँचती है और बोलती है, जमींदार जी, यही है वो जहरीला पदार्थ जिसकी वजह से पूरा गांव बीमार हुआ। पर ये मैंने किसी के भी फिश बिरयानी में नहीं मिलाया है, ना ही मेरे पति ने। इसे मिलाने वाली मेरी बहन है, वो जहरीले पदार्थ को लेकर आई है। आप चाहें तो इसकी जांच करवा लीजिए। मैं और मेरे पति बिल्कुल बेकसूर है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम बेकसूर हो और तुम्हारी बहन ने यह सब कुछ किया है तो वह ये जहरीला पदार्थ लाई कहाँ से? हमें इस बात का पता लगाना होगा, तभी हम इस बात का पूरा खुलासा कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कि वो ये जहर किस लिए लेकर आई है और किससे लेकर आई होगी। चलिए मेरे साथ। इतना कहकर मोना जमींदार के साथ मिलकर पूजा के एक बहुत ही अच्छे दोस्त के पास पहुँचती है, जिसे नशा करने की आदत थी। जमींदार पुलिस धमकी देकर पूजा के दोस्त से सारा सच निकलवा लेते हैं। इसके बाद सबूत लेकर मोना और जमींदार गांव पहुंचते हैं। जमींदार जी सभी गांव वालों के साथ एक पंचायत बैठाते हैं, जहां पर सारी बातों का खुलासा किया जाता है और पूजा हाथ जोड़ते हुए सभी से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं है। धिक्कार है तुम्हारी जैसी बहन पर।
तुमने एक बार भी किसी की जान की परवाह नहीं करी। तुम जैसे इंसान का तो ना होना ही बेहतर है। सब साफ होने के बाद धनी चंद पूजा को पुलिस के हवाले कर देते हैं। धोखाधड़ी और जहरीले पदार्थ का आदान प्रदान करने के जुर्म में पूजा को लंबे अरसे के लिए जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है और एक बार फिर से सुरेश और मोना अपनी फिश बिरयानी बेचना शुरू कर देते हैं।